हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 का पार्ट 2। कल अपने पढ़ा था दिसंबर 2025 के पार्ट 1, जिसमें अपन ने कुछ करंट अफेयर्स पढ़े जैसे कि सांबर उत्सव, खेलो, यूनिवर्सिटी गेम्स। ओके, आज अपन आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपन अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज अपना पहला टॉपिक है 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियन। कौन सी है 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप? कहाँ हुई थी? 6 से 10 दिसंबर 2025 को। कहाँ कब हुई थी? 6 से 10 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुई थी? लखनऊ, यूपी में। विजेता कौन थी? पंजाब की टीम ने खिताब अपने नाम किया। राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान क्या रही? उपविजेता रही। क्या रही? उपविजेता। किसमें? तो पुरुष टीम। राजस्थान की पुरुष टीम इस चैंपियनशिप में क्या रही थी? उपविजेता रही। ओके, आगे चले अपन। अब बात करेंगे अपन राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025। कौन सा है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025। ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर। कहाँ दिया गया? तो नई दिल्ली में। किसने दिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। ओके, उसमें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना? कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। राजस्थान की विजेता कौन है इसमें? तो जयपुर की कलाकार है दीपाली शर्मा। क्या नाम है? दीपाली शर्मा। देखो दीपाली शर्मा है ना, बचपन से ही क्या है, श्रवण बाधित है, यानी कि वो नहीं सुन सकती है। इसके बावजूद उन्होंने कला के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उनके इसी उल्लेखनीय योगदान और अटूट साहस के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 राजस्थान की किस महिला को दिया गया है, फिर राजस्थान के किस व्यक्तित्व को दिया गया है? तो क्या नाम है उसका? दीपाली शर्मा। कहाँ की है वो? जयपुर की है। ओके, आगे चले। अब आगे है हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2025। कौन सा है? हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 कब हुआ था? 5 से 18 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। कौन कौन से देश शामिल थे? भारत और मलेशिया। कौन कौन से थे? भारत और मलेशिया। ये कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। कौन सा है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। अब देखो इस अभ्यास की कुछ मुख्य बातें देखते हैं अपन। देखो इसका फोकस क्या था? वन क्षेत्रीय तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है और यह अभ्यास 2012 से शुरू हुआ था। कब से? 2012 से। और कौन सा है अभी? 25 का। तो 5वां संस्करण है। ओके, कौन कौन शामिल थे इसमें? तो प्रतिभागी भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन। ओके, महत्व क्या है इस अभ्यास का? तो ये भारत की एक इष्ट नीति और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ओके, अब बात करते हैं अपन राजस्थान के कुछ अन्य सैन्य अभ्यासों की जो हाल ही में हुए थे। एक अपन ने पढ़ा था हरिमाऊ शक्ति 2025 किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच। कहाँ हुआ? तो महाजन फील्ड बीकानेर में। 5वां संस्करण है। भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में भाग लिया था। एक है इंद्र 2025। ये हमेशा ध्यान रखना कि भारत और रूस के प्रति कौन से सैन्य अभ्यास होता है? तो इंद्र। कहाँ हुआ था ये? तो ये भी बीकानेर क्षेत्र में हुआ था। मौसमी क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान था ये। एक है अग्निवर्षा 2026। ये हुआ था भारतीय थल सेना के मध्य। किसके मध्य हुआ था? भारतीय थल सेना के मध्य। कहाँ हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में। स्वदेशी के 9 वज्र तोप और T90 टैंकों का शक्ति प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में स्वदेशी के 9 वज्र तोप और T90 टैंकों का शक्ति प्रदर्शन किस अभ्यास में हुआ था? तो नाम क्या है? अग्निवर्षा। ओके, फिर है वायु शक्ति 2024 में हुआ था। ये हुआ था भारतीय वायुसेना के मध्य। कहाँ हुआ था? पोखरण जैसलमेर में। इसमें 121 विमानों का प्रदर्शन हुआ था। थीम क्या थी? आसमान से बिजली की मार। फिर डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये हुआ था भारत और यूएई के मध्य। ओके, कहाँ हुआ था? महाजन फील्ड बीकानेर में। भारत और यूएई के बीच आयोजित पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये। फिर ये डेजर्ट हंट 2025 में हुआ था।
किसके मध्य? त्रिसेवा की, ठीक है ना। जोधपुर, क्या हुआ था? जोधपुर में पहला ऐसे मार्को और गरुड़ कमांडो का पहला संयुक्त अभ्यास था। ओके, फिर एक ऑस्ट्रा हिंद, ये हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ओके, याद रखना, ऑस्ट्रा हिंद किसके मध्य हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाजन बीकानेर, महाजनपुर बीकानेर में। ये द्विपक्षीय अभ्यास है और अक्सर राजस्थान में ही होता है। एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। कहाँ हुआ था ये? जोधपुर में। बख्तरबंद रेजिमेंट का प्रमुख अभ्यास था। किसका था? बख्तरबंद रेजिमेंट का प्रमुख अभ्यास था। अब देखो कुछ लोकेशन याद करने की ट्रिक। देखो, थल सेना के अभ्यास अक्सर कहाँ होते हैं? महाजन फील्ड में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? थल सेना के अक्सर अभ्यास कहाँ होते हैं? महाजन फील्ड में होते हैं। वायुसेना के बड़े अभ्यास कहाँ होते हैं? पोखरण जिले में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पोखरण में होते हैं। ऑस्ट्रा हिंद और हरिमाऊ शक्ति भारत की एक इष्ट और सामरिक नीतियों का हिस्सा है। डेजर्ट साइक्लोन को खास तौर पर याद रखें क्योंकि यह श्रृंखला का पहला संस्करण था। ओके, आगे चले। आगे है अंडर 17 राजस्थान बॉयज फुटबॉल लीग 2025। आयोजन कहाँ हुआ था? दिसंबर 2025 में राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में। किसने किया था? राजस्थान फुटबॉल संघ के द्वारा। समापन कब हुआ था? 14 दिसंबर को कॉलेज गाड़ोदा जयपुर के फुटबॉल मैदान में। चैंपियन कौन थे? ब्रदर्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने खिताब जीता। उपविजेता कौन थे? एलिट फुटबॉल क्लब। ओके, अब कौन कौन विजेता रहे देख लेते हैं अपन। बेस्ट गोलकीपर कौन था? तो ऋषित। कौन था? ऋषित। टीम क्या थी? जयपुर फुटबॉल। बेस्ट डिफेंडर कौन था? जतीन। टीम कौन सी थी? जयपुर एलिट। बेस्ट मिडफील्डर कौन था? तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रदर्स यूनाइटेड। टॉप स्कोरर कौन था? अनिल। कौन सी टीम थी? ब्रदर्स यूनाइटेड। और अमेजिंग प्लेयर कौन था? अभिषेक, जोधपुर अकादमी के खिलाड़ी थे। ओके, आगे चले। आगे अपनी न्यूज है, इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025। कौन सी है? इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 कब हुआ था? तो 11 से 13 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 कब हुआ था? 11 से 13 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। यह कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण है। ठीक है, आयोजक कौन थे इसके? इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का संयुक्त प्रयास है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 का के आयोजनकर्ता कौन थे? तो कौन कौन थे? तो इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का संयुक्त प्रयास था। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जीवन काल में स्वास्थ्य मनोविज्ञान मतलब कि मुख्य विषय था। भागीदार इसमें भारत के 25 राज्यों और दुनिया के 7 देशों के डेलीगेट्स मतलब कि शोधकर्ता और स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। महत्व क्या है? यह मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नवाचारों को साझा करने का एक बड़ा मंच रहा। ओके, याद रखना कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। ओके, आगे चले। फिर है RCA अंडर 14 स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 कहाँ हुआ था? जयपुर में। ओके, याद रखना बस इतना सा। आगे चले। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट लगाता हूँ। SIR में 100% डिजिटाइजेशन किसने किया है? तो राजस्थान। राजस्थान ने SIR में 100% डिजिटाइजेशन कर लिया है। कार्यक्रम क्या है? विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। उपलब्धि क्या है? इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान ने मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय रिपोर्ट, इसके साथ ही राजस्थान पूरा देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर बात करें क्षेत्र की राजस्थान के, तो किसने पहले किया था क्षेत्र 100% किसने किया था? तो सलूमगढ़ ने। ओके, ध्यान रखना, राजस्थान में किसने किया? सलूमगढ़ ने। तो देश में किसने किया था? तो राजस्थान ने। ओके, चले आगे। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान जिंक उत्तर भारत का पहला फास्फेट संयंत्र स्थापित करेगी। कहाँ पे करेगी? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में।
महत्व, यह राजस्थान और उत्तर भारत का पहला फास्फेट संयंत्र होगा। निवेश, इस उर्वरक संयंत्र में 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया जा रहा है। उत्पादन किसका करेगी ये मुख्य रूप से डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम और अमोनियम फास्फेट सल्फेट का उत्पादन करेगा। ओके, क्षमता कितनी है इसकी? तो संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 मिलियन टन होगी। मतलब इन तीनों को मिलाकर कितनी उत्पादन क्षमता है? 1 मिलियन टन। ठीक है। अब उसके बाद प्रमुख औद्योगिक पहल क्या की? जिंक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल पार्क, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। ओके, वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है इसका, और अगले 3 महीनों में परिचालन शुरू होने की संभावना है। ओके, उद्देश्य क्या है? उर्वरक आयात पर निर्भरता कम करना और उत्तर भारत में उर्वरकों की कमी को दूर करना। ध्यान रखना कि पहली फास्फेट कंपनी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चित्तौड़गढ़ में। कौन स्थापित कर रहा है? तो हिंदुस्तान जिंक। उत्तर भारत का पहला, साथ में राजस्थान की पहला है। ओके, आगे चले, देख लो आप कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। भारत का, उत्तर भारत का पहला और राजस्थान का पहला है। निवेश कितना होगा? 5,000 करोड़। उत्पादन किसका होगा? डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम और अमोनियम फास्फोरस सल्फेट का वार्षिक उत्पादन कितना होगा? 1 मिलियन टन। ओके, आगे चले, अब बात करेंगे अपन कुछ फास्फेट के बारे में। देखो, राजस्थान भारत में रॉक फास्फेट का एकमात्र अग्रणी उत्पादक राज्य है। राजस्थान भारत में रॉक फॉस्फेट का एकमात्र अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है ना? कहाँ पे है? ठीक, झामर कोटड़ा उदयपुर। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण रॉक फॉस्फेट खान है, या उच्च श्रेणी का रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। कहाँ पर? झामर कोटड़ा उदयपुर। फिर है कानपुर, मटून और नीमच माता उदयपुर, यहाँ भी फास्फेट के बड़े भंडार हैं। फिर है बिरमानिया जैसलमेर, यहाँ पे भी क्या है? फास्फेट की पट्टी है। फिर अचरोल जयपुर, यहाँ भी मध्यम श्रेणी के फास्फेट भंडार मिले हैं। फिर लाठी क्षेत्र जैसलमेर, यहाँ भी फास्फेट की उपस्थिति दर्ज की गई है। अब याद रखना कहाँ कहाँ पर है? जामल कोटड़ा उदयपुर, कानपुर, मटून और नीमच माता उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर, अचरोल जयपुर और लाठी क्षेत्र जैसलमेर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कहाँ पे फास्फेट क्षेत्र पाए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि कानपुर, मटून, बिरमानिया में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा है? फास्फेट। ओके, फास्फेट या फिर रो फास्फेट। ओके, याद रखना, या फिर मिलाने में आ ही जाएगा। ओके, आगे चले, आगे है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान में फास्फेट का खनन और विपणन मुख्य रूप से कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जामल कोटड़ा में राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का अपना बेनिफिकेशन प्लांट है, जो कम श्रेणी के फास्फेट को उच्च श्रेणी में बदलता है। ओके, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं कुछ कि आ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट एग्जाम कैप्सूल। भारत का लगभग 90% रॉक फास्फेट अकेले राजस्थान से निकलता है। भारत का लगभग 90% रॉक फास्फेट अकेले राजस्थान से निकलता है। ओके, जामल कोटड़ा को उसके सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। नई नीति के तहत अब राजस्थान फास्फेट के निर्यात के बजाय स्वदेशी प्रसंस्करण यानी इन हाउस प्रोसेसिंग पर ध्यान दे रहा है। अब बात करते हैं अपन शिल्पग्राम उत्सव 2025, जो कि अपनी अगली न्यूज है। क्या न्यूज है? शिल्पग्राम उत्सव 2025, ये बात हो रही है अपने उदयपुर की। आयोजन कब हुआ था? 21 से 30 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ था? शिल्पग्राम, हवाला गांव, उदयपुर में। आयोजक कौन था इसका? तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। शुभारंभ किसने किया था? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा। अब इस शिल्पग्राम में एक पुरस्कार दिया गया है, या फिर ठीक है, एक दो पुरस्कार दिए गए, उसकी देखो आप। कोमल, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। कौन सा अवार्ड दिया है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यह पुरस्कार है। वर्ष 2025 के लिए 2 महान लोगों को दिया गया है। एक है रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर के हैं। विशिष्टता क्या है इनकी? ये दुनिया के इकलौते कलाकार है जो नाद सरगोजा बजाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि
नाक से अलगोजा कौन बजाता है? तो रामनाथ चौधरी। हाल ही में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किस अलगोजा वादक को मिला है? तो क्या नाम है? रामनाथ चौधरी। ओके, एक और है डॉक्टर निरंजन वल्लभाचार्य। डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु कहाँ के? राजकोट गुजरात के। विशेषता के लोक संगीत पर व्यापक शोध और 700 घंटे का ध्वनि मुद्रण किया है इन्होंने। ओके, कितनी राशि मिलती है? तो 2,51,000। कितने मिलते हैं? 2,51,000 और रजत पट्टिका मिलती है। ओके, चले आगे। तो कहाँ कहाँ पे शिल्पग्राम रखते हैं वो देख लेते हैं अपन। एक है हवाला शिल्पग्राम, कहाँ लगता है? उदयपुर में। कब होता है? तो 21 से 30 दिसंबर। ओके, एक है पाल शिल्पग्राम, कहाँ लगता है? जोधपुर में। मारवाड़ की लोक कला हस्तशिल्प जैसे बंदेज, मोजड़ी और ग्रामीण जीवन का सजीव प्रदर्शन करता है। एक है जेके के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जयपुर में शहर के बीच लिविंग म्यूजियम, लोक रंग और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन स्थल है। एक है सवाई माधोपुर शिल्पग्राम, देखा है सवाई माधोपुर। रणथंभौर पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु प्रपोजल प्रस्तावित है। ये शिल्पग्राम केवल मेला नहीं बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ कलाकार सजीव सजीव प्रदर्शन करते हैं। हवाला उदयपुर पाल जोधपुर में अंतर को ध्यान रखना। ओके, आगे चले। अगली न्यूज अपनी डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे नए कुलपति बने हैं। कहाँ के? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के क्या बने हैं? नए कुलपति बने हैं। ठीक है, नियुक्ति किसने की थी? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा दिसंबर 2025 में। कार्यकाल कितना हुआ? 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष। अब ध्यान देखना कि क्वेश्चन आ जाए कि कुलपति की, कुलपति अभी कुल गुरु नाम आता है आजकल, कुल गुरु की कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या फिर कितना होता है? 70 वर्ष, जो भी पहले हो। इनका स्थान लिया है तो इन्होंने डॉक्टर अरुण कुमार का स्थान पर, जिन्होंने अगस्त 2025 में हटा दिया गया था। ओके, आगे चले। अब देखो डॉक्टर दुबे का वैज्ञानिक परिचय। डॉक्टर दुबे एक प्रख्यात मक्का वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक है? मक्का वैज्ञानिक। उन्होंने मक्का और औषधीय पौधों की 15 से अधिक किस्मों का विकास किया है। ओके, आगे चले। आगे है संस्कार सारस्वत बैडमिंटन में राजस्थान का नया सितारा बना है। संस्कार सारस्वत बैडमिंटन में राजस्थान का नया सितारा बना है। उपलब्धि क्या है? योनेक्स सनराइज मास्टर BWF सुपर 100 सीरीज गुवाहाटी गुवाहाटी मास्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। कहाँ पे? योनेक्स सनराइज मास्टर BWF सुपर 100 सीरीज गुवाहाटी मास्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। कहाँ हुआ था ये? तो गुवाहाटी असम में। कब हुआ था? 2 से 7 दिसंबर 2025 को। शहर संस्कार सारस्वत जयपुर जोधपुर के रहने वाले। कहाँ के? संस्कार सारस्वत कहाँ के? तो जोधपुर के। नया रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने? वह BWF सुपर 100 स्तर पर चैंपियन बनने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, याद रखना। आगे चलें। अब ये इग्नोर करता हूँ। अब देखो राजस्थान के टॉप 5 उभरते खिलाड़ी खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। एक तो है संस्कार सारस्वत, कहाँ के? जयपुर जोधपुर के। कहाँ के? संस्कार सारस्वत कहाँ के? जोधपुर के। बैडमिंटन खिलाड़ी है। गुवाहाटी मास्टर्स BWF सुपर 100 विजेता 2025। राजस्थान के प्रथम BWF सुपर 100 के विजेता है। सीनियर राष्ट्रीय युगल चैंपियनशिप 2024 भी इनके नाम पर है। फिर है दीपाली शर्मा जोधपुर कला और दिव्यांगजन है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 श्रवण बाधित कलाकार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित है। फिर एक करण सिंह शेखावत राजस्थान टीम हैंडबॉल के खिलाड़ी है। ये 37वें फेडरेशन कप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं। राजस्थान हैंडबॉल के प्रमुख खिलाड़ी है। एक है अनित, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी है। एक है ऋषित, ये भी कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी है। ओके, आगे चले। आगे है 5वां विश्व स्वास्थ्य एवं कल्याण महोत्सव 2025। कब हुआ था? तो 20-21 दिसंबर 2025 को होटल क्लार्कर्स आमेर जयपुर में। कहाँ हुआ था? होटल क्लार्कर्स आमेर जयपुर में। आयोजक कौन थे इसका? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एवं संस्कृति युवा संस्थान। उद्घाटन किसने किया था इसका? तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा। किसने किया था? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा। प्रमुख गतिविधियाँ क्या हुई थी इसमें?
इसमें होलिस्टिक हेल्थ यानी योग साधना, मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर विशेष सत्र आयोजित किए। फिर आपातकालीन चिकित्सा सीपीआर यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट का भी तभी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है इसमें। ओके, कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। कब हुआ था? 20 से 21 दिसंबर 2025 को। आयोजक कौन थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड संस्कृति युवा संस्थान। उद्घाटन किसने किया था? जल संसाधन मंत्री सुरेश सी रावत द्वारा। ओके, आगे चले। आगे अपनी न्यूज है वुमन हैंडीक्राफ्ट, वुमन फैसिलिटी सेंटर, वो सॉरी वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में। लागत कितनी लगी थी? तो 1800 लाख यानी 18 करोड़ रुपए। साझेदारी ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है ना। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में। खर्च कितना हुआ था? 18 करोड़ रुपए। साझेदारी भारत और राजस्थान सरकार। प्रमुख उद्देश्य विशेषता की बात करें इसमें तो आधुनिक तकनीक। इसका मुख्य लक्ष्य जोधपुर के प्रसिद्ध लकड़ी के हस्तशिल्प और फर्नीचर उद्योग को अत्याधुनिक तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। उसके बाद एमएसएमई सपोर्ट। इस सेंटर में ऐसी आधुनिक मशीनरी लगाई गई है जिससे छोटे उद्यमी और कारीगर अकेले खरीदने में सक्षम नहीं होते। भारी भारी निवेश न कर पाने वाले कारीगर यहाँ आकर इन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। ओके, कहाँ लगाया है? तो जोधपुर में। ओके, किसके द्वारा? भारत सरकार, राजस्थान सरकार। खर्च कितना आया था? तो 18 करोड़ रुपए। ओके, अब बात करते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प। एक क्वेश्चन आपके लिए, बताओ फटाफट कि कौन कहाँ पर क्या है। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। अब आगे है न्यूज अपनी फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जाए। फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उसका शिलान्यास किया गया। किसका? फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण। स्थान कहाँ से? साधुवाली श्रीगंगानगर से। विशेष अवसर ये शुभारंभ गंगानगर की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। लागत लगभग 17 करोड़ रुपए का की विभिन्न परियोजना लाई गई। ओके, अब परियोजना के मुख्य तथ्य की बात करें अपन। फिरोजपुर फीडर 647 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य हरिके बैराज से अधिशेष जल के मार्ग में सुधार करना और रबी खरीफ फसलों के लिए सिंचाई सुनिश्चित करना। वन क्षमता में वृद्धि की है। फीडर की क्षमता 9000 क्यूसेक से बढ़ाकर 13,842 क्यूसेक की जाएगी। अब इसका महत्व क्या हो जाएगा? देखो, इससे मानसून का वह अतिरिक्त पानी सुरक्षित किया जा सकेगा जो अब तक बेहतर पाकिस्तान चला जाता था। बीकानेर नहर 300 करोड़ रुपए। सदियों पुराने इस नहर नेटवर्क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। शौचालय, ठीक है ना। 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई को ऑटोमेटिक किया जाएगा ताकि जल की बर्बादी कम हो। समय सीमा देखो, कंक्रीट लाइनिंग और मरम्मत के कार्य 26 अक्टूबर 2027 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया। अब ऐतिहासिक जुड़ाव की बात करें अपन, तो यह परियोजना महाराजा गंगा सिंह बीकानेर द्वारा 20वीं सदी के प्रारंभ में किए गए प्रयासों का सम्मान करती है। गंगा नहर को राजस्थान के शुष्क जिलों की जीवन रेखा माना जाता है। ओके, आगे चले। अब आगे है अपनी अगली न्यूज, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप। कौन सी है? वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप कब हुई थी? तो 23 से 27 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुई थी? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में। राजस्थान की उपलब्धि की बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की महिला टीम ने तृतीय स्थान यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। ओके, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब है राजस्थान को मिला 5वां रामसर स्थल। कौन सा है? सिलीसेट झील अलवर। ओके, घोषणा कब हुई थी इसकी? तो 12 दिसंबर 2025 को। महत्व, सिलीसेट झील अलवर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 96 हो गई है। अब देखो, सिलीसेट के साथ छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी शामिल किया गया। अब ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ जाएगी
छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? कोपरा जलाशय। कौन सा है? कोपरा। अब बात करते हैं राजस्थान के अन्य रामसर स्थल की कि कौन कौन और है। देखो, राजस्थान में कितने रामसर स्थल टोटल हो गए? 5। पहला कौन सा था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। इसकी घोषणा हुई थी 1 अक्टूबर 1981। दूसरा है साबर झील जयपुर में 23 मार्च 1990। फिर है मेनार पक्षी गांव उदयपुर 4 जून 2025 को। किशन गांव फलोदी का, ठीक है ना, कब हुई थी घोषणा? 4 जून 2025 को। सिलीसर झील अलवर 12 दिसंबर 2025 को। ओके, तो 2025 में 3 रामसर स्थल नए घोषित किए गए राजस्थान में, मेनार, किशन गांव, सिलीसर झील, ठीक है ना। उससे पहले 2 ही थे, अब टोटल कितने हुए? 5 हो गए। ओके, अब बात करते हैं अब हम बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है 52वीं राजस्थान स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप कब हुई थी? 6 से 8 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुई थी? मोलासा डिडवाना में। आयोजक कौन थे इसके? राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन वीएफआई और राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, आगे चले। कौन रहा विजेता? देखो, बालिका वर्ग में रही थी विजेता जयपुर गर्ल्स, कहाँ की है? उप विजेता रही थी भीलवाड़ा की। बालक वर्ग में विजेता चूरू, उप विजेता बीकानेर। ओके, आगे चले। आगे न्यूज है अपनी 68वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता 2025। कौन सी है? 68वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता 2025, जिसका आयोजन हुआ था 18 से 21 दिसंबर 2025 को डॉक्टर कर्णी सी शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? डॉक्टर कर्णी सी शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। आयोजक थे इसके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसमें कौन विजेता रहा, कौन क्या रहा, देखते हैं अपन। गौतम पारिक 16 वर्षीय, ये कहाँ के हैं? करधनी जयपुर के। कौन सी स्पर्धा में भाग लिया था? 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। स्वर्ण जीता इन्होंने युवा और एक सिल्वर जीता इन्होंने जूनियर में। फिर राहुल शर्मा कहाँ के? गंगापुर सिटी के हैं। इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? राहुल शर्मा ने गंगापुर सिटी के है 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आनंद चरण, इन्होंने 10 मीटर और 25 मीटर में एक स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। फिर एक रक्षित कसवा, ये है दादर चूरू के, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SS1 में कांस्य पदक जीता है। फिर एक शौर्वी शर्मा है, टीम इवेंट में इन्होंने कांस्य इंडिविजुअल और रजत जीता है टीम के लिए। ध्यान रखना, गौतम पारिक का नाम 10 मीटर, राहुल शर्मा 10 मीटर पैरा में और आनंद चरण 10 मीटर और 25 मीटर में एक स्वर्ण जीता है। ओके, आगे चले। आगे अपनी न्यूज है M शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सदस्य बने हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार BS शर्मा को सदस्य मनोनीत किया गया। कार्यकाल के तहत 3 वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व, उन्हें छोटे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। M शर्मा तीसरी बार PCI के सदस्य बने हैं। इससे पहले 1952 से 95, 95 से 98 भी वो सदस्य बन चुके हैं। ओके, आगे चले। आगे है चौथा निवेशक शिविर, कहाँ लगा है? जयपुर में। कब लगा? दिसंबर 2025 में। डेट क्या थी? 6 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ था आयोजन? जयपुर, ठीक है ना। चौथा, पहले कब लगा था? एक पहला लगा था पुणे में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा अमृतसर में, चौथा शहर कौन सा है? जयपुर। ध्यान रखना, पहली बार है जब राजस्थान में निवेशक शिविर लगा है, ठीक है। आयोजक कौन थे? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी यानी तथा बाजार अवसंरचना संस्थानों के साथ साझेदारी में। उद्देश्य क्या है? 6 से 7 वर्षों से लंबित अघोषित लाभांश और अघोषित शेयरों की निकासी की सुविधा प्रदान की गई। उसके बाद निवेशकों को तत्काल KYC और नामांकन अपडेट की सुविधा मिली। अब बात करते हैं अपन IEPF की स्थापना कब हुई? भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत 7 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की। ओके, अब आगे चलते हैं अपन
नई न्यूज़ की तरफ, जो है राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? जोधपुर में। देखो, किसान सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? धौलपुर में। और महिला सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? धौलपुर में। कब हुआ? तो 19 दिसंबर 2025 को, सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे। कहाँ हुआ? तो पचगांव धौलपुर। प्रमुख घोषणा और ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है इसमें? देखो, आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखना, अब राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे, ठीक है ना। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है, यानी कि राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकते हैं। ओके, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है ना। आउटबाउंड है, इनबाउंड नहीं है। इसमें आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। किसके तहत? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। वित्तीय सहायता, राजस्थान महिला निधि द्वारा 5,000 लखपति दीदी को 100 करोड़ की ऋण सहायता का चेक सौंपा गया। फिर है डिजिटल सशक्तिकरण, लखपति दीदी, कृषि सखी और पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया गया। विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की गई। ओके, इसमें ये न्यूज ध्यान रखना कि आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। ओके, आगे चले। अब बात करते हैं, एक नीति आई है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। कौन सी नीति आई है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 जारी कब हुई थी? 24 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुई थी? मंडावा, झुंझुनू में। उद्देश्य क्या है? राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा केंद्र बनाना। राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा केंद्र बनाना। प्रमुख आर्थिक प्रावधान क्या है? सब्सिडी, शूटिंग पर किए गए कुल खर्च का अधिकतम 30% सरकार वापस देगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा, फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। अधिकतम कितनी है? कुल खर्च कितना रहेगा? 30%। सब्सिडी की अधिकतम सीमा, अगर फीचर फिल्म बना रहे तो 3 करोड़ सब्सिडी के रूप में मिल सकते हैं 30% के रूप में। वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री 2 करोड़, टीवी सीरियल 1.5 करोड़। ओके, न्यूनतम व्यय अनिवार्य। देखो, फीचर फिल्म के लिए, फीचर फिल्म बनाए तो 2 करोड़ अनिवार्य, जबकि वेब सीरीज और राजस्थानी फिल्मों के लिए 1 करोड़ खर्च करना जरूरी होगा। ओके, मतलब कि देखो, अगर 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो वापस कितने मिल जाएंगे उनको? 60 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। वेब सीरीज के लिए कितना खर्च? 1 करोड़, तो वापस कितने मिल जाएंगे उनको? वापस कितने मिल जाएंगे? 30%। देख लो, तो 30 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। ओके, ये न्यूनतम है। अनुमति शुल्क, सरकार शूटिंग स्थानों की 5 दिन तक की फीस 100% की प्रतिपूर्ति, यानी कि अगर 5 दिन शूटिंग कर रहे हो किसी स्थान पर, जितना भी खर्च हो रहा है तो सरकार उसे वापस दे देगी, ठीक है ना। विशेष प्रोत्साहन की बात करें अपन, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म, कोई फिल्म बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लेती है तो उसे 1 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है किसी को तो 50 लाख की प्रोत्साहन राशि। विद्यार्थी सहायता, FTI पुणे और SRFTI कोलकाता और NST दिल्ली में पढ़ने वाले 10 राजस्थानी छात्रों को प्रतिवर्ष 50,000 ट्यूशन फीस और 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ओके, ये चार्ट है, आप देख लो, ठीक है। आगे चले। फिर है घूमर नृत्य का नया विश्व रिकॉर्ड। घूमर नृत्य का नया विश्व रिकॉर्ड किसने दिया है? चित्तौड़गढ़ ने। कब? तो 25 दिसंबर 2025 को। कहाँ मिला? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। रिकॉर्ड क्या है? 15,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक वेशभूषा में घूमर नृत्य किया। अवसर क्या था? सांसद खेल महाकुंभ और सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में सहभागिता 5 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 70 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। ओके, अब देखो, तुलनात्मक रिकॉर्ड देखिए अपन, तो नया रिकॉर्ड क्या है? चित्तौड़गढ़ में 15,000 प्लस महिलाओं ने दिसंबर 2025 में। इससे पहले रिकॉर्ड देखो, सूरत गुजरात में 12,000 महिलाओं ने मार्च 2025 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ दिया है किसने? राजस्थान ने। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रथम राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव जयपुर में 6100 महिला
नवंबर 2025 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया था। प्रमाणन किसने किया था? मुख्य व्यक्तित्व को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ पवन सोलंकी ने इसका आधिकारिक प्रमाण पत्र सांसद सीपी जोशी को सौंपा है। ओके, अब बात करेंगे अपन, कुछ इंफॉर्मेशन है उसकी। तो अब चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ कि क्या है इंफॉर्मेशन। तो देखो, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्या है? घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर केवल एक नृत्य नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसका नाम घूम गागरा घेरा से पड़ा है। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखिए अपन, तो मूल रूप से यह भिल जनजाति का नृत्य था जिसे बाद में राजपूती घरानों और अन्य समुदायों ने अपना लिया। इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य अपनी गरिमा और शालीनता के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गरिमा और शालीनता के लिए जाना जाता है। किन किन अवसरों पर किया जाता है ये भी देख लो। तो ये गणगौर, तीज, होली, विवाह और नवरात्र के दौरान किया जाता है। नृत्य की प्रमुख विशेषता देखो तो इसकी शैलियाँ, इसके मुख्य रूप से 3 शैलियाँ प्रचलित है। कितनी? 3। घूमर साधारण महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लूट गरासिया जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झुमरियों बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ओके, घूमर साधारण महिलाओं द्वारा, लूट गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें देखो पथ संचालन, इसमें पैरों की चाल बहुत सलीके से होती है जिसे सवाई कहते हैं। इसमें 8 चरणों की विशिष्ट चाल होती है। कितने चरणों की? 8 चरणों की। जिसे क्या बोलते हैं? सवाई कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सवाई किसे कहते हैं। ओके, अब इसकी वेशभूषा की बात करें, इसमें महिलाएं पारंपरिक लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती है तथा जब नृत्यांगना गोल घूमती है तो लहंगे का घेरा घूम एक सुंदर दृश्य बनाता है। वाद्य यंत्र और संगीत की बात करें तो घूमर के साथ मुख्य रूप से ढोल, नगाड़ा, शहनाई, मजीरा बजाया जाता है। कौन कौन से? ढोल, नगाड़ा, शहनाई, मजीरा बजाया जाता है। इसके प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां है, मारी घूमर छे नकलारी माँ घूमर रमवा झाशा। सुना होगा आपने अपने किसी भी शादी में ये गाना राजस्थान में बजता है तो बजता ही है। और महिलाओं के साथ साथ इसमें आजकल तो पुरुष भी नाचने लग गए हैं। ओके, अब देखो घूमर के अन्य नाम। राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है। नृत्यों का सिरमौर है और रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं इसे। रजवाड़ी नृत्य क्यों कहते हैं? तो सामंती काल में राजस्थान राजघरानों का मुख्य नृत्य होने के कारण इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हुई है। राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल हो गई। बड़ी उपलब्धि क्या है? भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग ने, किसने? क्षमता विकास आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया। किसने दिया है? क्षमता विकास आयोग ने क्या दर्जा दिया है? उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्थान पुलिस अकादमी राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाली देश की पहली अकादमी बन गई है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान की वो कौन सी अकादमी है जिसने देश में पहली बार उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? तो कौन सी है? राजस्थान पुलिस अकादमी। रैंकिंग की बात करें तो इसने देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अब मूल्यांकन का आधार देखें, इसमें क्या मूल्यांकन का आधार रहा है। तो देखो 9 से 10 दिसंबर 2025 को मूल्यांकन किया गया। कठिन मानक 8 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत कुल 43 कठिन मानकों पर परखा गया। कारण क्यों दिया गया? प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संसाधन प्रबंधन और तकनीकी उपयोग में उच्च मानक। पिछला रिकॉर्ड क्या है राजस्थान पुलिस अकादमी का? राजस्थान पुलिस अकादमी को पूर्व में 3 बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, अब कौन सा हो गया? चौथी बार। ठीक है, उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा मिला है जो कि देश में पहली बार हुआ ऐसा। ओके, आगे चले। अब बात करते हैं अपन आगे की न्यूज। एसएमएस अस्पताल और रोटरी क्लब जयपुर ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाल क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में कौन से अस्पताल ने ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नाम क्या आ जाएगा? एसएमएस अस्पताल जयपुर। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है? एसएमएस अस्पताल जयपुर ने एक ही दिन में 1908 लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण देकर ऑक्सफोर्ड बुक
वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। किसमें? जयपुर ने एक ही दिन में 1908 लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण देकर ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। आयोजक कौन थे? तो एसएमएस अस्पताल, ट्रामा सेंटर, स्किल लैब और रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन द्वारा। केंद्र बिंदु क्या है इसमें? सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर, सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में घायलों की जान बचाने के लिए सीपीआर और जीवन रक्षक कौशल सिखाया गया। अब देखो विशेष विवरण की बात करें तो कौन कौन से व्यक्ति थे। 15 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। नेत्र राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बीएलएस एक्सपर्ट राजकुमार राजपाल एवं राधालाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। ओके, अब चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025। कौन सा है? सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 शुभारंभ हुआ था 8 दिसंबर 2025 को सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में। कहाँ हुआ था? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर में। लक्ष्य क्या है इसका? अपराध स्थल प्रबंधन, फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वैज्ञानिक जांच कौशल को मजबूत करना। अवधि क्या है इसकी? राजस्थान पुलिस के चयनित कांस्टेबलों के लिए 1 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, इसके संयुक्त आयोजक के 3 बड़े संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया है ये, ठीक है ना। क्या आयोजित किया गया है? तो सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम। ओके, कौन कौन है वो संस्थान? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। ओके, तो क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में वो कौन सी 3 बड़ी संस्थानों हैं जिन्होंने क्या किया है? सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की या फिर आयोजन किया। तो वो कौन कौन सी है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। ओके, आगे चले। आगे की न्यूज है अपनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और स्वस्थ जीवन शैली को आमजन का हिस्सा बनाना। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और स्वस्थ जीवन शैली को आमजन का हिस्सा बनाना, ठीक है। फोकस क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में निरोगी रहने और रोगों की रोकथाम, यानी क्या है? प्रिवेंशन, ठीक है ना, के लिए प्रकृति आधारित उपचार पद्धति को प्रोत्साहित करना। योजनाओं का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। प्रथम चरण, प्रत्येक जिले के 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। अगला चरण, इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर वाली ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। ओके, आगे चले। अब देखो इन पंचायतों में कुल 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर काम किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि, इन 18 सूचकांकों की पूर्ण पालना करने वाली ग्राम पंचायतों को कितने रुपए मिलेंगे? 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। अब चलते हैं अपन आगे। देखो 3 योजना को अपन तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है ना, पूरे देश में कैशलेस इलाज चलाया जा रहा है। पात्र परिवारों को 25 लाख तक का बीमा कवर। अब तो आउटबोर्डिंग भी हो गई है, ठीक है ना। आउटबोर्डिंग पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ग्राम पंचायतों को आदर्श स्वस्थ पंचायत बनाना, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। विशेषता क्या है इसकी? 18 स्वास्थ्य सूचकांकों को पूर्णतः प्राप्त करने पर 11 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाना, गोल्डन आवर में तुरंत अस्पताल पहुंचाना। सम्मान, घायल को बचाने वाले भले मददगार को 5,000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ओके, आगे चले। अब है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 राजस्थान का गौरव। घोषणा तिथि कौन सी है? तो 25 दिसंबर 2025 को किसने जारी की थी? खेल मंत्रालय की समिति द्वारा। इसमें क्या किया? अर्जुन अवार्ड 2025। कुल 24 खिलाड़ियों की सूची में राजस्थान के 3 खिलाड़ी नामांकित हुए, यानी राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन कौन है? पद्मनाथ सिंह जयपुर के है खिलाड़ी। कौन किसके हैं? तो पोलो के। एक निर्मला पाटिल कुचामन सिटी नागौर की खो-खो के खिलाड़ी है, और रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के निवासी और पैरा शूटिंग के खिलाड़ी। इन्हें क्या दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ओके, आगे चले। अब देखो कुछ विशेष तथ्य की बात करें अपन,
तो हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हेतु नामांकित किया गया। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। आगे की न्यूज है अपनी जयपुर ज्वेलरी शो 2025। क्या है नाम है? जयपुर ज्वेलरी शो 2025। आयोजन तिथि क्या है इसकी? 19 से 22 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ? तो नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुर जयपुर में। इस वर्ष की थीम क्या है? कलर्ड जेम स्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर। कलर्ड जेम स्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर। रिकॉर्ड बूथ क्या है? इस शो में कुल 1227 बूथ लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। अब इसकी विशेषता की बात करें अपन, इसमें 90% पुराने प्रदर्शक फिर से शामिल हुए। यह प्रदर्शनी अब आभूषण क्षेत्र में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कस्टमर का एक प्रमुख वैश्विक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अगला आयोजन कब होगा इसका? तो 18 से 21 दिसंबर 2026 को। कहाँ पे होगा? तो जयपुर में ही होगा। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। आगे की न्यूज है सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025। कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ था। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 कब हुआ था? 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आयोजक कौन थे इसके? तो राजीविका। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका। थीम क्या थी इसकी? भारत एक सूत्रधार। देश की बुनाई और टेक्सटाइल परंपराओं पर केंद्रित है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा सरस राष्ट्र के राष्ट्रीय मेला का थीम क्या थी? तो क्या है थीम? भारत एक सूत्रधार। ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाएगा सरस राष्ट्र की राष्ट्रीय मेले का आयोजन किसने किया? तो राजीविका ने। कहाँ किया? तो जयपुर में। कब किया गया था? 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक। ओके, अब विशेषता की बात करते हैं इसकी और उद्देश्य की बात करते हैं अपन आगे। प्रमुख विशेषता और उद्देश्य, इसमें राजस्थान सहित 24 राज्यों के लगभग 300 स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी की बात करें तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प जैविक उत्पाद और हैंडलूम का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। लक्ष्य क्या है इसका? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण शिल्पकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। अब बात करते हैं अपन राजीविका के बारे में, क्योंकि राजीविका एक महत्वपूर्ण संस्थान है राजस्थान की। ओके, देखो राजीविका एक परिचय, पूरा नाम क्या है इसका? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। क्या नाम है? राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 को। ये क्या है? ये राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। अब स्वायत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोनोमस। ये प्रशासनिक शब्दावली में काम आ सकता है। ओके, पंजीकरण इसे राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत किया गया है। ओके, अब कथन कारण में आ सकता है कि राजीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। यह एक ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। और फिर आ जाएगा राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत यह पंजीकृत है। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा कथन इसका गलत हो जाएगा, सिर्फ 2 कथन सही होंगे। ओके, आगे चले। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना। उसके बाद क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। वित्तीय समावेशन, गरीब परिवारों को बैंकों से जोड़कर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ये मुख्य उद्देश्य किसके? राजीविका के। अब इसकी प्रमुख विशेषता और कार्य की बात करते हैं राजीविका की। स्वयं सहायता समूह, राजीविका गांव गांव में महिलाओं के छोटे समूह बनाती है जिन्हें बचत और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रमुख योजना, यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को राजस्थान में लागू करने वाली नोडल एजेंसी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को राजस्थान में लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? राजीविका। ओके, ब्रांडिंग, राजीविकाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को अब राष्ट्र की ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इनके उत्पाद अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ओके, आगे चलें। अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज पर, जो है सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम। कौन सा है? सिटी एक्सीलरेटर कार्यक्रम। मंत्रालय कौन सा है इसका? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। प्रमुख योजना क्या है? पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम लाया गया। उद्देश्य क्या है? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय विस्तार क्या इसका? देश के कुल
100 शहरों का चयन किया गया इसके अंतर्गत। ओके, आगे चले। भारत के कितने शहर है? तो 100। राजस्थान के कितने शहर है? तो 4 शहर। कौन कौन से हैं? तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। कौन कौन से? JJAU। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि पीएम घर सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूप टॉप के लिए देश के 100 शहरों का चयन किया, जिसमें राजस्थान के कौन से शहर सम्मिलित थे? तो कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। कुल स्थापना की बात करें अभी तक, तो प्रदेश में, राजस्थान में अब तक 1,09,000 से अधिक रूपटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। अब इनमें अपन रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगे हैं? तो जयपुर में। कहाँ लगे हैं सबसे ज़्यादा? जयपुर में। रूपटॉप सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जयपुर में। उसके बाद कहाँ है? उदयपुर में। उसके बाद जोधपुर, फिर अजमेर। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? JUJA। ठीक है ना, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। ओके। अब प्रमुख गतिविधियों की बात करें इसमें, वेंडर्स को प्रशिक्षण देना। ठीक है, वेंडर्स को प्रशिक्षण देना, जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना। अब बात करते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है अपनी नसीराबाद छावनी परिषद। नसीराबाद छावनी परिषद रक्षा मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित की गई। पुरस्कार वितरण कहाँ हुआ था? 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में। सम्मानित किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्षेत्र किसमें, किस क्षेत्र में दिए गए ये सम्मान? तो डिजिटल सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नसीराबाद छावनी परिषद को रक्षा मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इतिहास, यह सम्मान छावनी परिषद नसीराबाद के इतिहास में पहली बार प्राप्त हुआ है। अब देख, पुरस्कार दिया क्यों गया है, कारण की जान देते हैं अपन। तो देखो, डिजिटल सुधार, डिजिटल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार और पारदर्शिता लाई थी। विभिन्न प्रशासनिक मॉडल्स का उत्कृष्ट संचालन किया गया है। पहली बार आयोजित जनसंवाद छावनी परिषद आपके द्वार कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया गया। उसके बाद स्थानीय जनता को प्रशासन से जोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की गई। अब जब नसीराबाद की बात हो ही रही है तो नसीराबाद छावनी की बात क्यों नहीं हो, 1857 की क्रांति की बात क्यों ना हो। तो अपन अब शुरू करते हैं, नसीराबाद के बारे में अपन जानेंगे। अब हम बात करेंगे नसीराबाद छावनी के बारे में। नसीराबाद एक ऐतिहासिक परिचय। देखो, नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 में मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। कब? 1818 में। इसका नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर ऑक्टरलोनीबाद रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर नसीराबाद कर दिया गया था। ओके, ये बात बहुत सारी किताबों में नहीं है तो याद रखना। इसका नाम पहले क्या था? ऑक्टरलोनीबाद। क्वेश्चन आ जाएगा ऑक्टरलोनीबाद कैसे कहते हैं, तो क्या है? नसीराबाद छावनी। ओके, प्रशासन, ये राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति हुई थी नसीराबाद छावनी में। आपको पता है शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का शंखनाद नसीराबाद से ही हुआ था। ठीक है, विद्रोह की तिथि क्या थी? 18 मई 1857 में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मई 1857 को। प्रमुख कारण की बात करें तो एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह फैल गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों पर अविश्वास और यूरोपीय सैनिकों की तैनाती की गई थी। तनाव, अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद छावनी स्थानांतरित करना, जिससे सैनिकों में रोष व्याप्त था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सी छावनी थी जहाँ पे अजमेर से सैनिक टुकड़ी बुलाई गई थी? तो कहाँ से, कौन सी थी वो? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, और बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। ओके, आगे चले। प्रमुख घटनाक्रम, अभी प्रमुख घटनाएं देखिए अपन, तो क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया विद्रोह का नेतृत्व। किसने किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया। बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो गई थी। ब्रिटिश अधिकारी की हत्या, विद्रोही सैनिकों ने मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी जैसे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद सैनिकों ने छावनी के शस्त्रागार और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ था? नसीराबाद में विद्रोह सफल रहा और विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। ओके, अब आगे चलते हैं अपन अपने नए करंट अफेयर्स पर, जो है साहित्य शिवालिक सम्मान 2025। कौन सा है? साहित्य शिवालिक सम्मान 2025। सम्मानित व्यक्ति तो कौन थे? कन्हैयालाल भम्मर। कौन थे?
कन्हैयालाल ब्रह्मर, ठीक है, वरिष्ठ कवि है जयपुर के। सम्मान का कारण साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान हेतु। तो कृष्ण नजर का साहित्य शिवालिक सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो कन्हैयालाल ब्रह्मर को। ओके, सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति हरिद्वार द्वारा। आयोजन का विवरण, अवसर कब था? अखिल भारतीय साहित्यकार महोत्सव जब कब हुआ था? 23 से 25 दिसंबर 2025 को लेखक गांव देहरादून उत्तराखंड में। ओके, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, अगली एक नीति आई है जिस नीति का नाम है राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025। कौन सी? राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025। मंजूरी कब दी थी? दिसंबर 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, मेट्रो, रेलवे, आरआरटीएस के साथ सघन मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना ताकि लोगों को लंबी यात्रा न करनी पड़े। ओके, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रों जैसे मेट्रो, रेलवे, आरआरटीएस के पास सघन मिश्रित उपयोग और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना ताकि लोगों को लंबी यात्रा न करनी पड़े। अब नीति के प्रमुख तकनीकी मानक क्या है? यह नीति उन मेट्रो, रेलवे और आरआरटीएस सिस्टम पर लागू होगी जहां पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटा 5000 या अधिक यात्री सफर करते हो। कहाँ पे होगी? यहाँ पे पीक आवर्स में एक दिशा में प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 5000 या अधिक यात्री सफर कर रहे हैं, ठीक है ना। नोड और जोन, परिवहन स्टेशनों को नोड कहा जाएगा। परिवहन स्टेशनों को क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाएगा। इनके आसपास के 800 मीटर दायरे को टीओडी जोन माना जाएगा, ठीक है। नोड कहा जाएगा, उसके आसपास के 800 मीटर के दायरे को क्या कहा जाएगा? टीओडी जोन कहा जाएगा। ओके, बुनियादी ढांचा, टीओडी जोन के लिए न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क और 12 मीटर तक का राइट ऑफ वे आवश्यक होगा। क्या होगा? 12 मीटर तक का राइट ऑफ वे आवश्यक होगा। ओके, आगे चले। आगे हैं इससे लाभ क्या होगा भविष्य की दृष्टि। देखो, पर्यावरण, पैदल चलने वाले और साइकिलिंग, गैर मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। लंबी यात्राओं की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में भारी गिरावट आएगी। यह नीति भविष्य के स्मार्ट और सतत शहरों के निर्माण में सहायक होगी। ओके, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन आगे। एक ऐप आया है, राजकोप सिटीजन ऐप। उद्देश्य इसका क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु कार्यप्रणाली। ऐप में नीड हेल्प बटन पर क्लिक करते ही 1090 कंट्रोल रूम को नोटिफिकेशन जाता है। कंट्रोल रूम पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रेस कर तुरंत पुलिस मदद भेजता है। आपातकालीन और गैर आपातकालीन दोनों प्रकार की सहायता उपलब्ध है। ओके, आगे चले। आगे न्यूज है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री समिट, ठीक है ना। समिट भी कहाँ हुआ है? जयपुर। और प्री समिट भी कहाँ हुआ है? तो जयपुर। ध्यान रखना आप। मेजबान किसने किया था? स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर ने। थीम क्या है इसकी? एम्पावरिंग इंडिया या एम्पावरिंग इंडियाज ह्यूमन कैपिटल फॉर AI ड्रिवन फ्यूचर। क्या है? एम्पावरिंग इंडियाज ह्यूमन कैपिटल फॉर द AI ड्रिवन फ्यूचर। मुख्य समिट 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। विशेष क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन। ओके, मंत्रालय कौन है इसका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है। ओके, कहाँ हुई थी? जयपुर में। ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल। 7वां जयपुर टाइगर फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो 11 से 14 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र जयपुर में। उद्घाटन किया है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा। सहभागिता किसने की? राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन और कौन है? जवाहर कला केंद्र द्वारा संयुक्त आयोजन किया गया। अब देखो, राजस्थान में बाघों की स्थिति की बात करें तो राज्य में कुल 160 बाघ है। कितने बाघ है? 160, 160, ठीक है ना। इसमें जंगली कितने हैं? 144 और कैपिविटी यानी कि कितने हैं? 16। यानी कि जंगली मतलब कि जो जंगलों में निवास करते हैं वो 144 है। जबकि जो मतलब कि कह सकते हैं अपन की चिड़ियाघर, वहाँ पे कितने हैं? तो 16 है। सर्वाधिक बाघ कहाँ है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 71 बाघ है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बाघ कहाँ अवस्थित है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। कितने हैं? 71। अब देखिए, यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता कौन है?
प्रथम है नाजिस अली सैयद महाराष्ट्र के, द्वितीय है जितेंद्र गोविदानी हैदराबाद के, तृतीय है तृप्ति पांडे व आस्था सिंह जयपुर व दिल्ली। ओके, आगे चले। अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में। ओके, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। नवीनतम कौन सा है? तो कुंभलगढ़ है। कौन सा है? कुंभलगढ़। ओके, अब देखो, राजस्थान भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जहां बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 6 घोषित टाइगर रिजर्व है। प्रमुख आंकड़े राज्यों में कुल बाघ कितने हैं? 160। रणथंभौर में सर्वाधिक बाघ है 71। ओके, अब बात करते हैं पहले टाइगर रिजर्व की। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में। स्थापना हुई थी 1973 और 74 में। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1980 में। विशेषता ये दुनिया भर में जंगली बाघों को प्राकृतिक आवास में देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की बाघिन मछली T16 दुनिया की सबसे चर्चित बाघिन रही है। वर्तमान स्थिति ये राज्य का सबसे बड़ा और सर्वाधिक बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व है। ओके, आगे चले। आगे है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर? अलवर में अवस्थित है। कहाँ है सरिस्का टाइगर रिजर्व? कहाँ है? अलवर में। स्थापना हुई थी टाइगर रिजर्व की इसमें 1978 और 1979। राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? दूसरा टाइगर। पहला कौन सा? रणथंभौर। दूसरा कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। कहाँ है? अलवर में। इतिहास, ये दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ बाघों की पूरी तरह विलुप्ति होने के बाद उन्हें सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया। कहाँ से लाए थे? रणथंभौर। अब क्वेश्चन आ जाएगा, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर बाघों की पूरी तरह से विलुप्ति होने के बाद सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया? कौन सा है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। विशेषता, यह यहाँ ऐतिहासिक व्रतहरि मंदिर और कांकरवाड़ी किला स्थित है। ओके, अब कांकरवाड़ी पठार भी कहाँ है? तो अलवर में। ध्यान रखना आप। वर्तमान में बाघों की आबादी में लगातार सुधार हो रहा है। लगभग 30 से ज़्यादा बाघ यहाँ पर है। ओके, अब बात करते हैं अगले टाइगर रिजर्व की, जो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ जिले में विस्तृत है। कहाँ पर? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ जिलों में ये विस्तृत है। कितने जिलों में? 4 जिलों में। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया हुआ था? 2013 में। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। नेशनल दर्जा कब मिला था इसको? नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 2012 में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। विशेषता, यह दो समानांतर पहाड़ियों मुकुंदरा और घाघरों के बीच स्थित है। ओके, इसे दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कौन कौन से अभ्यारण्य शामिल है? तो कौन कौन से? दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, अब वर्तमान स्थिति की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ बाघों के कुंभ को बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की। किसकी? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ है? बूंदी जिले में। ठीक है ना। कब घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व? 2022 में। राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया था जब ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तब। महत्व, यह रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच एक सक्रिय टाइगर कॉरिडोर का कार्य करता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच सक्रिय टाइगर कॉरिडोर का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिससे बाघों के आवागमन में आसानी होती है। ओके, आगे चले। इसमें रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य और भीलवाड़ा के मैनाल क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल है। ओके, अब बात करते हैं अपन धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, कौन से जिलों में होगा? तो धौलपुर और करौली जिलों में है। स्थापना कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की? तो 2023 में। राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह राज्य का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व नहीं है। इसके बाद कौन सा बन गया? अब कुंभलगढ़ है। ओके, इस क्षेत्र में बाघों की आबादी को प्राकृतिक रूप से बचने और बढ़ने में मदद करना है उद्देश्य। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कुंभलगढ़। और कौन सा है? छठा टाइगर रिजर्व। कौन सा है ये? छठा, और नवीनतम भी है। सैद्धांतिक मंजूरी, ठीक है नहीं, इसे क्या बोलते हैं? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अगस्त 2023 में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना आधिकारिक तौर पर यह राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनने की राह पर है। हालांकि पूर्ण रूप से अधिसूचित होने की प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और स्थानीय विस्थापन के मुद्दों के कारण ये अभी प्रस्तावित और स्वीकृति की श्रेणी में आता है। विस्तार की बात करें तो कुंभलगढ़ कहाँ कहाँ पर है टाइगर रिजर्व? तो इसमें राजस्थान, पाली और उदयपुर जिलों का लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी पिछली बार कि कितने 1 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
कौन सा, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है ना, इको सेंसिटिव जोन के रूप में, ठीक है ना, जिसमें से लगभग कितने गांव आ रहे हैं, तो 92 गांव। ओके, अब देख कुंभलगढ़ रिजर्व महत्वपूर्ण क्यों है, बाबूगढ़ बलियारा, ये रणथंभौर से लेकर मुकुंदरा और फिर कुंभलगढ़ तक एक सुरक्षित रास्ता बनाने की कड़ी है। यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित जो बाघों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला है, ठीक है ना, यहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किला यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है, जो पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देता है। ओके, अब बात करते हैं अपन एक नई न्यूज के साथ, वो है हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव। कौन सी, हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी, 18 दिसंबर 2025 को होटल मेरियट जयपुर में। आयोजक कौन था इसका, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है, अभी बोर्ड भी कह सकते हैं। विशेष अवसर, राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री, शुभारंभ किसने किया था, मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने, ठीक है। देखो, एक तो किसान आंदोलन, सॉरी, एक तो किसान सम्मेलन हुआ था, एक महिला सम्मेलन हुआ, तो कहाँ हुआ था, धौलपुर में। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, तो जयपुर में, ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्ण होने पे। अब मुख्य गतिविधियां उसको क्या लॉन्च हुआ था, इसमें देखते हैं अपन। देखो, राजस्थान की ग्रीन इकोनॉमी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था इसमें। मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का पोस्टर विमोचन किया, यानी लाइफ का पोस्टर विमोचन किया गया था इसमें। कहाँ पे, हरियाणा, कहाँ हुआ था, तो जयपुर में। अब बात करते हैं नई योजना की, जो है कायाकल्प योजना। कौन सी योजना, कायाकल्प योजना। एम्स जोधपुर को देश भर में दूसरा स्थान। पुरस्कार का नाम क्या है, कायाकल्प प्रोत्साहन योजना। घोषणा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किस श्रेणी में मिला, ग्रुप बी श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। संस्थान को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, ठीक है। पुरस्कार के प्रमुख आधार क्या है, तो यह सम्मान एम्स जोधपुर को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने के लिए मिला है। अस्पताल परिसर में उच्च स्तरीय सफाई, संक्रमण रोकने के कड़े और वैज्ञानिक इंतजाम, बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और मरीजों के लिए सुखद और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए कायाकल्प पुरस्कार मिला। किसे, एम्स जोधपुर को। कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ओके, अब चलते अपन आगे। एक समारोह हुआ है, अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह, ठीक है, अनुराग 31, ठीक है ना, अखिल भारतीय अनुराग साहित्य अलंकरण समारोह अनुराग 31 कब हुआ था, 20 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ था, लालसोट दौसा का अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। अवसर क्या था, अनुराग सेवा संस्थान के 31 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। विशेष अतिथि कौन थे इसके, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। इन्होंने 31 साहित्यकारों को सम्मानित किया इसमें। ओके, अब देखो कुछ सम्मान दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। स्मृति सम्मान, कीर्तिशेष राधेश्याम शास्त्री स्मृति सम्मान मिला है श्री गंगानगर के डॉक्टर राम नारायण शर्मा को। कीर्तिशेष राधेश्याम शास्त्री स्मृति सम्मान किस दिया है, श्री गंगानगर के डॉक्टर राम नारायण को शर्मा को। और है शकुंतला देवी रावत स्मृति सम्मान, शकुंतला देवी रावत स्मृति सम्मान मिला है बीकानेर के कवि रवि पुरोहित को। किसके लिए, काव्य कृति आग अभिशेष, ठीक है ना, कवि पुरोहित की काव्य कृति कौन सी, आग विशेष है, जिनके लिए सम्मान मिला है शकुंतला देवी रावत स्मृति सम्मान। फिर स्वर्गवासी कैलाश चंद्र तिवारी स्मृति सम्मान, ये मिला है सादुलपुर चूरू के डॉक्टर राम कुमार गोटल को। फिर मिला है स्वर्गवासी चिरंजी लाल तिवारी सम्मान, ये मिला है जयपुर के डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल को। फिर बात करते हैं आगे, स्वर्गवासी शिव नारायण रावत सम्मान, ये मिला है नाथवाड़ा के श्याम प्रकाश देवपुरा को। फिर मिला है स्वर्गवासी राम सहाय मीणा सम्मान, कोटा के विष्णु शर्मा हरिहर को प्रदान किया गया। अब इसकी विशेष उपलब्धि, देखो वो इतना डाटा तो याद रहेगा नहीं सम्मान का, लेकिन ये जरूर याद रखना, मथुरा के अटल राम चतुर्वेदी को, मथुरा के अटल राम चतुर्वेदी को अटल राम चतुर्वेदी सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान उनकी विशिष्ट कृति अटल ब्रजभाषा सजल संग्रह के लिए दिया गया, जिसे देश का प्रथम ब्रजभाषा सजल संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, देश का प्रथम ब्रजभाषा सजल संग्रह कौन सा है, तो अटल ब्रजभाषा सजल संग्रह, ठीक है ना। किसने बनाया, तो ये अटल राम चतुर्वेदी को। सब में क्या है, अटल अटल अटल। ओके, आगे चले। आगे है एच द महाराजा ऑफ मैसूर कप पोलो टूर्नामेंट 2025 कहाँ हुआ था, 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड जयपुर में।
टीम कौन जीती थी? टीम ऑप्टिमस अचीवर्स, ठीक है ना। उपविजेता टीम जयपुर, ठीक है ना। प्रमुख खिलाड़ी है टीम विजेता टीम के ध्रुवपाल बोधरा ने सर्वाधिक 3 गोल किए। टीम जयपुर की ओर से पद्मनाथ सिंह और विनोद धनखड़ ने 1 गोल किए। ओके, आगे चलते हैं। आगे न्यूज है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 ये हुआ था 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक। उद्घाटन किया था इसका मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने। आयोजक थे लघु उद्योग भारती। थीम क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हुए उत्सव जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर थी वो कौन सा था? तो कौन सा था? पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। विशेष आकर्षण की बात करें तो हस्तशिल्प के साथ साथ ब्रह्मोस और S40 जैसे आधुनिक सैन्य हथियारों की प्रतिकृतियां लगाई गई थी। ठीक है। S400 कहाँ से लिया? तो फ्रांस से। ध्यान रखना कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। आगे चले, अब हम बात करेंगे अपूर्वा ऐप की। किसे की? अपूर्वा ऐप। ये कैंसर पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ऐप का नाम क्या? अपूर्वा। एक स्मार्टफोन आधारित हेल्थ ट्रैक ऐप है। कौन सा है? हेल्थ आधारित ऐप है। विकासकर्ता कौन है? डॉक्टर अपूर्वा टाक। ये गाइक्नोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर के। मुख्य उद्देश्य क्या है? कैंसर के मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच बेहतर संवाद हो सके और समय पर उपचार शुरू हो सके। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें इनकी तो डॉक्टर अपूर्वा टाक इस ऐप को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित इंटरनेशनल गाइक्नोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में पेश किया है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में आयोजित दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित इंटरनेशनल गाइनोकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में किस ऐप को प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा ऐप है? अपूर्वा ऐप। ओके, अब विशेष उपलब्धि की बात करें तो देखो, वह इस समय में भारत की ओर से प्रस्तुति देने वाली एकमात्र डॉक्टर थी। प्रमुख लाभ: उपचार में सटीकता, मरीज की स्थिति का तुरंत पता लगाने से सही समय पर इलाज संभव होगा। यह ऐप क्लिनिकल ट्रायल्स में डेटा जुटाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर और मरीज के बीच दूरी कम होगी और डिजिटल मॉनिटरिंग आसान होगी। ओके, तो अपूर्वा ऐप किससे संबंधित है? तो ये हेल्थ से संबंधित है। किसके लिए? तो कैंसर के लिए। ओके, आगे चले, अब बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन की वृद्धि। राजस्थान में पर्यटन की वृद्धि, ठीक है। जनवरी 20 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये डाटा साझा किया गया। वर्ष 2024 की वृद्धि देशी यानी डोमेस्टिक पर्यटक कितने आए थे? 28.50% की भारी वृद्धि की गई। वही विदेशी में 21.92% की वृद्धि हुई। वहीं अगस्त 2025 तक ताजा आंकड़े के देशी पर्यटक कितने आए? लगभग 15 करोड़ और विदेशी पर्यटक आए लगभग 12 लाख। ओके, तो 2024 की तुलना में 2025 में क्या हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान ने देशी और विदेशी पर्यटक यात्रा के मामले में देश में 5वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक? 5वीं रैंक। ओके, आगे चले, आगे न्यूज है नवाचार दिवस स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव। कौन सी? नवाचार दिवस स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव कब हुआ था? 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। कब क्यों हुआ था? तो राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। मुख्य आकर्षण प्रदेश के उद्यमियों के नवाचार युक्त उत्पादों एवं सेवाओं की भव्य प्रदर्शनी की गई है। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे वो देख लेते हैं अपन। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 333 चयनित स्टार्टअप को कुल 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने राजस्थान डिजीफेस्ट के टीजर व हैकाथॉन का लोकार्पण किया। डिजीफेस्ट का आयोजन जनवरी 2026 में टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जयपुर में किया गया। ओके, आगे चले, आगे हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा। व्यक्तित्व में बात करें अपन डॉक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा। नियुक्ति: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा जगत गुरु रामनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के कुलगुरु नियुक्त किए। किसे? प्रोफेसर मदन मोहन झा को। पिछला अनुभव की बात करें इनका तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर और डीन रहे थे।
विशेष अभियान वे घर घर संस्कृत और हर घर गीता अभियान के तहत इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का आयोजन करते रहे हैं। अब बात करते हैं अगले व्यक्तित्व की, वो है निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के बारे में जाने। व्यक्तित्व वन्य जीव फिल्मकार, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। कहाँ के हैं? तो सीकर के हैं। इन्हें पुरस्कार दिया गया है सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। कौन सा? सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई इन्होंने, द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड। किसने बनाई है? निर्मल वर्मा ने। कहाँ के? सीकर के। ठीक है ना। पुरस्कार दिया है इन्हें सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता में आयोजित प्रथम साइनकाइंड अवार्ड समारोह में। कहाँ पे? साइनकाइंड अवार्ड समारोह में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कौन सा अवार्ड दिया गया है? सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर में। ठीक है, किसके लिए? डॉक्यूमेंट्री फिल्म द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड के लिए। आयोजक कौन थे इसके? यानी कि साइनकाइंड अवार्ड के आयोजक कौन थे? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स द्वारा किया गया। ओके, अब आगे चलें। अपनी अगली न्यूज अब स्पोर्ट्स को लेकर वापस। द्वितीय फेडरेशन कप लैक्रोस प्रतियोगिता 2025 कहाँ हुई थी? ये जो 5 से 7 दिसंबर कटरा जम्मू में हुई थी। कहाँ पे हुई? कटरा जम्मू, जयपुर, कटरा जम्मू में। भारत के 16 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। परिणाम, राजस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष महिला और पुरुष दोनों वर्गों के खिताब जीते। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पुरुष वर्ग राजस्थान ने गुजरात को हराया, महिला वर्ग राजस्थान ने हरियाणा को हराया। ठीक है ना। जीती कौन? तो कौन जीती है? राजस्थान। ओके, अब प्रमुख व्यक्तित्व और टीम संरचना देखें। देखो, पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? मोहनलाल गमेती। और महिला टीम के कप्तान थे सुनीता मीणा। और प्रशिक्षक कौन थे? यानी कोच कौन थे? नीरज बत्रा। अब देखो, दोनों ही टीमों में लगभग 90% खिलाड़ी आदिवासी है। टीमों में आदिवासी गमेती समुदाय का वर्चस्व है, जिनमें से अधिकांश उदयपुर संभाग से आते हैं। ओके, राजस्थान की कुल ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो पिछले साल की 12 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें 15 स्वर्ण पदक शामिल है। ओके, आगे चलें। अब बात करते हैं फेस्टिवल की, जो है पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल 2025। कौन सा? पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल 2025, जिसका आयोजन हुआ था 12 से 14 दिसंबर 2025 को प्रेस क्लब जयपुर में। संयुक्त आयोजक कौन थे? पिंक सिटी प्रेस क्लब, पीपुल्स मीडिया थिएटर, पिंक सिटी प्रेस क्लब, पीपुल्स मीडिया थिएटर, राजस्थान साहित्य अकादमी। कौन कौन थे? पिंक सिटी प्रेस क्लब, पीपुल्स मीडिया थिएटर, राजस्थान साहित्य अकादमी। प्रमुख विशेषताओं की बात करें या प्रतिभागी, तो इसमें राजस्थान सहित देश भर के प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, पर्यावरणविद, रंगकर्मी और कला संस्कृति विशेषज्ञ शामिल थे। अब इसमें चर्चा के विषय क्या था या फिर थीम्स क्या थी? तो नई पीढ़ी क्या पढ़ना चाहती है, लोकतंत्र और समकालीन पत्रकारिता, क्या यह पृथ्वी बची रहेगी? अब देखो, ये टॉपिक्स है ना, ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो भी अभी जो निबंध वाला ऐड किया ना आरपीएससी ने, उसके लिए, यानी एसए में, तो ध्यान रखना। ओके, आगे चले। आगे है प्रथम बिरसा मुंडा कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। कब हुआ? तो 30 नवंबर 2025 को। विजेता कौन रहा था? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और उप विजेता कौन थी? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। विजेता कौन थी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। मैच के लेखा जोखा की बात करें तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने 20 ओवर में 157 रन बनाए। वहीं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस केवल 3 विकेट खोकर 198 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और क्या बन गई? विनर बन गई है। और व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें इसमें, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन थे? प्रतीक धावल। ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन थे? राहुल मीणा। ओके, आगे चले। अब आगे है 3 पद्मश्री हस्तियों को मानद डॉक्टरेट उपाधि दी गई है। कब दी गई है? दिसंबर 2025 में महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह में 3 पद्मश्री हस्तियों को मानद डॉक्टरेट उपाधि दी गई है। कौन कौन सी है हस्तियाँ? एक तो हरमन शर्मा, सेब की उन्नत खेती करने वाले प्रगतिशाली किसान है। बेगम बतूल प्रसिद्ध मांड और भजन गायिका है। वासुदेव तारानाथ कामत विख्यात चित्रकार। क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में राजस्थान के किन 3 पद्मश्री हस्तियों को मानद डॉक्टरेट उपाधि दी गई? तो कौन? हरमन शर्मा, बेगम बतूल, वासुदेव तारानाथ
अहमद। ओके, आगे चले। आगे है आराध्य मिश्रा, IITA अंडर 13 खिताब जीता है। ठीक है ना, आराध्य मिश्रा ने AITA यानी एटा अंडर 10 खिताब जीता है। उपलब्धि 28 दिसंबर 2025 को जयपुर की आराध्य मिश्रा ने वर्ष 2025 का अपना तीसरा AITA अंडर 10 खिताब जीता है। ओके, आगे चले। आगे है अपनी न्यूज, PSPB इंटर यूनिट सीनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 29वां संस्करण है। आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में। कब हुआ था? 11 से 15 दिसंबर 2015। आयोजक था गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, प्रतिभागी 9 तेल कंपनियों की टीमों ने भाग लिया। विजेता थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उप विजेता थी ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, कहाँ हुआ था? जयपुर में। कब हुआ था? 11 से 15 दिसंबर 2025 को। आयोजक थे गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। कितनी कंपनियों ने भाग लिया था? 9 तेल कंपनियों ने भाग लिया था। जीती कौन थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अब बात करते हैं आगे। रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो कौन सा है? रणसी मारवाड़ी हॉर्स शो कब हुआ था? 3 से 4 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ था? जैसा पैलेस, रणसी गांव, जोधपुर में। कहाँ हुआ था? रणसी गांव, जोधपुर में। मुख्य अतिथि थे गजेंद्र सिंह शेखावत। आयोजक थे ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और जैसा स्टेट फॉर्म। ओके, आगे चले। अब है नई चेतना 4.0 राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान है। आयोजक अवधि है 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025। स्वरूप क्या है? ये एक राष्ट्रव्यापी जेंडर अभियान है। इसकी थीम है महिलाएं आगे बढ़ रही है, एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर, समावेशी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाएं आगे बढ़ रही है, एक विकसित ग्रामीण भारत की ओर, समावेशी विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। मेंस में ये लाइन लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे चले। अभियान के मुख्य लक्ष्य: भेदभाव का अंत, लिंग आधारित भेदभाव को जड़ से समाप्त करना, ग्रामीण महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त योद्धा के रूप में स्थापित करना, महिला और बालिकाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और सुरक्षित आवागमन यानी सेफ मोबिलिटी सुनिश्चित करना, ग्रामीण भारत के विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ओके, आगे चले। अब बात करते हैं 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025-26। आयोजन हुआ था 11 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। राजस्थान की 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की गौरव गाथा। एक है लावण्या लावण्या कंवर। कौन है? लावण्या कंवर स्टार परफॉर्मर है ये। पिस्टल इवेंट में कुल 7 पदक जीते, एक गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रोंज। ठीक है ना, लावण्या कंवर पिस्टल इवेंट में कुल 7 पदक जीते थे, एक गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। मुख्य रूप से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपनी दाग जमाई, 2 सिल्वर जीते। फिर बात करते हैं अपन शिखा, बहुमुखी प्रतिभा के। चैंपियनशिप के टीम इवेंट में कुल 6 पदक जीते, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ये पदक 25 मीटर जूनियर स्टैंडर्ड पिस्टल, 50 मीटर की फ्री पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हासिल की। फिर है महेश्वरी चौहान, दर्शना राठौड़ और यशस्वी राठौड़, गोल्डन तिगड़ी इनकी। सीनियर महिला टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसमें ओलंपियन महेश्वरी चौहान की अग्रणी भूमिका रही। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर आगे है पुष्पा मेघवाल, सुपर मास्टर महिला व्यक्तित्व इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और क्या जीता? सिल्वर मेडल। फिर मारियम खान, जयपुर की नई सनसनी, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग सब जूनियर कैटेगरी में 600 में से 542 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। फिर पूर्वी प्रताप, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीता। फिर बात करते हैं अपन यशस्वी राठौर, संयोगिता शेखावत और कामना उदावत, जूनियर टीम इसकी टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। फिर शिखा चौधरी, पूर्वी प्रताप कच्छावा व जयश्री कृष्णिया, इन्होंने जूनियर नेशनल टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही सिविलियन टीम ने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया। ओके, ये हो गए अपने मेन में न्यूज। अब बात करते हैं अपन कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 शिल्प गुरु और 36 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
राजस्थान की कमलेश शर्मा वुड क्राफ्ट को वर्ष 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार में 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नाम क्या है? कमलेश शर्मा का। क्या नाम है? कमलेश शर्मा। ओके। फिर ये ग्वालियर का पोलो 14 दिसंबर 2025 को राजस्थान पोलो क्लब जयपुर में खेला गया। टीम जयपुर ने टीम मेफेयर को 6.5-3 से हरा कर खिताब जीता है। ओके। फिर बात करते हैं अपन विशेष कौन सी विशेष योगीजन कल्याण मस्कुलर डिस्ट्राफी मरीजों के लिए राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हील चेयर का वितरण शुरू। फिर आवासीय संस्थानों का मेज भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3250 प्रतिमाह किया। फिर आरपीएससी का सोलर विषय आरपीएससी भवन में 250 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने इसका शुभारंभ किया। किसने शुभारंभ किया? उत्कल रंजन साहू ने। फिर बात करते हैं अपन भूकंप रिस्क जोन। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स ने जयपुर अलवर और भिवाड़ी को अब हाई रिस्क जोन में शामिल कर लिया। ओके। इसको जयपुर अलवर और भिवाड़ी को किसमें शामिल किया? हाई रिस्क जोन में शामिल कर लिया। फिर एक खेल जगत की बड़ी खबर आईपीएल भरतपुर के कार्तिक शर्मा को आईपीएल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा है। ठीक है ना? कितने में खरीदा है? कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा है। कहाँ के निवासी है? भरतपुर के। किसने खरीदा है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। फिर है जालोर जिला मुख्यालय पर 4 करोड़ की लागत से भव्य वीर वीरमदेव कान्हड़ देव चौहान पनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना? कहाँ पर? जालोर में। कौन सा? कान्हड़ देव चौहान पनोरमा। ठीक है। आगे चले। फिर है बाघों का अंतर्राज्यीय स्थानांतरण टाइगर रिलोकेशन। पहले बाढ़ के दूसरे अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण पहले कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का स्थानांतरण किया जा रहा है। 3 वर्षीय बाघिन PN224 को वायुमंडल द्वारा भेजा गया। बाद में पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण 2018 में हुआ कान्हा से उड़ीसा के सतकोशिया अभ्यारण्य में। ठीक है। आगे चले। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय उपलब्धियां हांगकांग इंटरनेशनल जूनियर स्क्वैश नीरजा मोदी स्कूल जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में सिंगापुर के रेहान सी को हराया। फिर CHFI शतरंज बेंगलुरु जयपुर के अनुज चौमाल ने गोल्ड मेडल और आशीष उपाध्याय ने सिल्वर मेडल जीता। कोटा का पोलो जयपुर टीम ने रामबाग को 10-7 से हराकर खिताब जीता। पद्मनाभ सिंह ने सर्वाधिक 5 गोल किए। पुस्तक का विमोचन हुआ है। पुस्तक का नाम है डेयरी के स्वर्णिम 2 वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त उत्कर्ष। विमोचन किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिंजरापोल गौशाला सांगानेर में। अब प्रशासन में विकास की बात करें तो कोटा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कोटा पुलिस लाइन में आधुनिक लाइब्रेरी और नव विधान पार्क का लोकार्पण किया। आश्रय स्थल राजस्थान सरकार द्वारा कुल 138 नगरीय निकायों में 238 अस्थायी आश्रय स्थल संचालित किए जाने हैं। क्षमता है 12,000 व्यक्ति की। ओके। आगे चले अपन। फिर प्रमुख सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर जयपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ को वायुसेना प्रमुख की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह सम्मान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट सहयोग और समन्वय के लिए मिला। अब है राजस्थान लोकायुक्त का नया लोगो। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे। 25 दिसंबर 2025 को लोकायुक्त सचिवालय के नए लोगों का अनावरण किया गया। इसका मोटो क्या है? फिर ध्येय वाक्य क्या है? न्यायो नीति च शासनम। ठीक, क्या है? न्यायो नीति च शासनम। ओके। अब बात करते हैं खेल उत्सव की। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में 1 से 3 दिसंबर 2025 को 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। 6ठी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का हुई नई दिल्ली में। जयपुर के सरकारी शिक्षक सुशील कुमार मीणा ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। याद रख लेना। ठीक है। आगे चले। अब महत्वपूर्ण घोषणाएं में स्थापना दिवस देख लेते हैं अपन। महर्षि दयानंद पनोरमा
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में इसके निर्माण की घोषणा की। कौन सा? महर्षि दयानंद पनोरमा। प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय जयपुर। जयपुर जिले का पहला सरकारी लॉ कॉलेज सांगानेर में शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का राजस्थान में पहला सरकारी लॉ कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सांगानेर में, जयपुर में। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर 2025 को। ठीक है ना। 1 दिसंबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर अब क्या हो गया? लोक भवन। ठीक है ना। अभी पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना। राजस्थान सरकार ने कोटा बारां झालावाड़ जिले की 12 नई सिंचाई परियोजनाओं को संशोधित लिंक प्रोजेक्ट में अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया गया। शिक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान। बीकानेर का राजकीय महारानी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजस्थान का पहला सरकारी विद्यालय होगा जहां राजस्थान की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है। बीकानेर का राजकीय महारानी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजस्थान का पहला सरकारी स्कूल होगा जहां राजस्थान की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा स्कूल विद्यालय जहाँ पे राजस्थान की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो कौन सा है? बीकानेर का है। अब देखो खेल जगत की बात करें, फुटबॉल और मैराथन में, तो 79वीं संतोष ट्रॉफी जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में आयोजित ग्रुप चरण के मैच में राजस्थान ने महाराष्ट्र को 3-0 से हराकर फाइनल राउंड में प्रवेश किया। अब ऑनर मैराथन 2025 जयपुर में सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित 21 किलोमीटर हाफ मैराथन धर्मेंद्र पूनिया ने जीती। संस्कृति और कला में ख्वाजा मोइनुद्दीन हमन चिश्ती का उर्स अजमेर में 814वां सालाना उर्स मनाया गया। जयपुर आर्ट वीक कब है? तो 27 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। फिर शेखावटी के पर्वतारोहियों ने उत्तरकाशी उत्तराखंड स्थित केदारकंठा शिखर 12,500 फीट पर तिरंगा फहराया है। इसी के साथ अपनी क्लास होती है समाप्त। धन्यवाद आप सभी को, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। पूरी क्लास देखना, आपको ऑफकोर्स मज़ा आएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।